गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार यानी इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 अध्याय 1 में लोकतांत्रिक राजनीति को पढ़ा। वर्ग नवम के एनसीईआरटी का पुस्तक है। आज लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत अध्याय 2 हम लोग पढ़ने जाएंगे, जिसका अध्याय का नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। बच्चों, आप जानते हैं कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का मौका मिलता है और जनता जो प्रतिनिधियों को चुनती है उसी के आधार पर शासन चलता है। तो आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था उसमें कि कहाँ पर लोकतंत्र है, कहाँ पर तानाशाह है और किस प्रकार से तानाशाही शासन व्यवस्था एक सफल लोकतंत्र के संचालन में बाधक है। आज हम लोग जिसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे वो है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है। तो जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्व की जो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जिसको कहते हैं, जिसका कि मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और पूरे विश्व को अगर एक सूत्र में लोकतांत्रिक ढंग से रखने की बात आती है तो यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम आता है। जैसा कि जानते हैं कि इस संस्था की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और उसमें आरंभिक स्थिति में इसमें 51 देश थे, लेकिन आज एक बट वृक्ष की भांति बढ़ते बढ़ते इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई है। भारत प्रारंभ से ही लोकतंत्र का समर्थक रहा है, इसलिए भारत 1945 ईस्वी में ही यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ एक इस प्रकार से लोकतांत्रिक ढंग से काम करता है कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे और इसके 6 प्रमुख अंग हैं जो हम लोगों ने व्याख्या कर लिया पहले, जिसमें महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और सचिवालय। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रन्यास परिषद जिसकी की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है आज के डेट में, क्योंकि प्रन्यास परिषद एक ऐसी संस्था थी जिसके द्वारा जो भी उपनिवेश गुलाम थे यानी जो उपनिवेश थे उनको आज़ाद कराने का काम था। और जो कि अब उपनिवेशों की संख्या बहुत कम रह गई है इसलिए अब इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। लेकिन फिर भी जहाँ तक बात है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य अस्थायी सदस्य होते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, रूस, अमेरिका, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं और इन 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। जैसा कि वीटो पावर के बारे में बताया गया कि वीटो पावर का अर्थ होता है निषेधाज्ञा, यानी कोई भी प्रस्ताव अगर पारित हो रहा है और उसमें अगर एक भी सदस्य सहमत नहीं हो तो उसको वीटो पावर कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वीटो पावर का सबसे ज़्यादा उपयोग किया है। और इसके अतिरिक्त जो 10 अस्थायी सदस्य उसमें होते हैं जो कि स्थायी नहीं होते, इनका निर्वाचन या चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। और इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के जो यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो संस्था है वो पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए महत्वपूर्ण विवादों पर निर्णय देता है और इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 9 है, सदस्यों की संख्या 15 है
और सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। हमारे भारत के कुछ प्रमुख लोगों को इसका सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री नागेंद्र सिंह इत्यादि, और इसके अलावा और भी कुछ लोगों को ऐसा अवसर मिला है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज बने हैं और इस महत्वपूर्ण संस्था में भागीदार होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अब रही बात जैसे जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उसके पहले देखा आपने कि वित्तीय स्तर को मजबूत करने के लिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कि हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। पूरे विश्व में लोगों को, अन्य देशों को ऋण देने का काम, कर्ज देने का काम करती है। लेकिन आपको जैसा कि पहले मैंने बताया कि करीब 10 राष्ट्र ऐसे राष्ट्र हैं जो 52% वोट का अधिकार रखते हैं संयुक्त राष्ट्र के IMF के ऊपर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है और इस पर अमेरिका, चीन, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरेबिया, रूस इत्यादि 10 देशों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और ये देश इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। वर्ल्ड बैंक जैसा कि जानते हैं, विश्व बैंक भी पूरे विश्व के देशों को कर्ज देता है और इस प्रकार से इस पर सबसे ज़्यादा दबदबा अमेरिका का होता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो अंशदान या योगदान होता है वो अमेरिका के द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि विश्व बैंक का जब भी कोई अध्यक्ष बनता है तो वो अमेरिका से ही होता है। अब हम लोग पुनः वापस लौटते हैं अपने विषय वस्तु के। जैसा कि आपको बताया कि पिछले अध्याय में कि पिनोशे जो एक बहुत ही ऑटोक्रेटिक या स्वेच्छाचारी शासक था, उसके पहले और उसके बाद चिली में क्या परिवर्तन हुए वो आप जानते हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट की समाप्ति के बाद पोलैंड में क्या परिवर्तन हुआ, जैसा कि पोलैंड की राजधानी जो वार्सा है वहाँ पर क्या परिवर्तन देखने को मिला। इसके लिए आप जानते हैं कि लेक वालेसा नाम का शासक वहाँ चुना गया और एक प्रकार से वहाँ पर फिर से लोकतांत्रिक प्रशासन या शासन प्रणाली शुरू हुई। उसी प्रकार एनक्रोमा जो कि घाना के शुरुआती दौर में शासक थे, उस समय उन्होंने क्या देखा कि जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता जो विश्व की राजनीति में बहुत प्रसिद्ध थे, लोकतंत्र के बहुत बड़े प्रणेता थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका बहुत बड़ा महत्व था, इनके मित्र थे। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू की तरह ये सच्चे लोकतांत्रिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाए। एनक्रोमा ने अपनी राजनीति करना शुरू कर दिया और उन्होंने आजीवन अपने आप को शासक के रूप में चुन लिया था। यही उनकी गड़बड़ी थी जिसके कारण उनकी सरकार चल नहीं सकी। अब हम लोग जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं वह है कि लोकतंत्र क्या है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं और डेमोक्रेसी जो है वो यूनानी शब्द है। डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द है और डेमोस का मतलब होते हैं लोग और क्रेसिया का मतलब होता है शासन, यानी ऐसी शासन जो लोगों की शासन हो, लोगों का शासन हो। हम लोग जानते हैं कि कई विद्वानों ने डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की परिभाषा को दिया, परंतु जिन लोगों के परिभाषाओं को सर्वमान्य या जिनकी परिभाषा को सर्वमान्य या पूरे विश्व ने माना है वह परिभाषा है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। जैसा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी प्रजातंत्र या लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अब्राहम लिंकन साहब ने बताया वही बातें
सही मालूम, सही प्रतीत होता है, क्योंकि यह लोगों का शासन है। लोग अपनी प्रतिनिधियों को अपने पसंद के अनुसार चुनते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जिस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है वह बात है बहुमत। बहुमत का अर्थ होता है जिसके तरफ ज़्यादा मत हो, किसी भी विचार पे या किसी भी बात पे जिधर ज़्यादा लोग झुके होते हैं, ज़्यादा लोगों की समर्थन की संख्या होती है, तो लोकतंत्र उधर ही ज़्यादा प्रभावशाली मानता है। यानी अगर हम कहें तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जनता अपना शासन चलाती है। यानी जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो किसी वंशवाद प्रणाली से नहीं होते। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, यानी वो योग्य हो अयोग्य हो इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता, राजा वही बनेगा जो राजा का बेटा रहेगा। उसी प्रकार से जो तानाशाही शासन होता है उसमें कोई भी तानाशाह अपने मन मुताबिक शासन करता है, चाहे वह शासन न्याय पर आधारित हो या अन्याय पर आधारित हो। परंतु लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता जब अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जनता जब अपने प्रतिनिधियों को चुनती है तो उन प्रतिनिधियों को, उन शासकों को डर रहता है कि जो हम लोगों को जनता ने 5 साल तक चुना है उसमें हमें बढ़िया से काम करना पड़ेगा, बेहतर ढंग से जन कल्याण के कार्य करने पड़ेंगे, रोजगार देने पड़ेंगे, राष्ट्र का विकास करने पड़ेंगे, शिक्षा, संस्कृति और बच्चों की शिक्षा दीक्षा तमाम चीज़ों पर जोर दिया जाता है। अगर वो कल्याणकारी कार्य करती है सरकार तो निश्चित रूप से अगले चुनाव में उसे फिर से सत्ता हासिल होती है। अन्यथा अगर वो सरकार ठीक से काम नहीं करती है तो जनता उन्हें अगले चुनाव में सबक सिखाती है। यही लोकतंत्र का फलसफा है कि कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से शासक तक नहीं हो सकता जब तक कि वह जनता के दिल को पूरी तरह से जीतने लेता है, उनके विश्वास को पूरी तरह से जीतने लेता है। इसलिए लोकतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण शासन प्रणाली है। अब सवाल ये उठता है कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक सरकारें, आपने देखा कि चिली में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश म्यांमार में, इसके अलावा पोलैंड में या घाना में कैसे तानाशाह शासकों ने शासन चलाया और वहाँ पर गैर लोकतांत्रिक सरकारें चुनी गई। गैर लोकतांत्रिक सरकारें ऐसी भी सरकारें थी जिसको अपने बल पर जिन्होंने अपने आप को चुन लिया। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान के जो तानाशाही शासक थे जनरल परवेज मुशर्रफ, ये सेना प्रधान थे, लेकिन 1999 ईस्वी में इन्होंने वहाँ पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई नवाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त कर दिया और सत्तासीन हो गए, यानी सत्ता पे काबिज हो गए और खुद को वहाँ का राष्ट्रपति बना लिया। ऐसी सरकार को कभी हम लोग लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते, यह गैर लोकतांत्रिक सरकार है, क्योंकि वहाँ पर क्या किया गया, सेना के द्वारा चुनाव करवाए गए, सेना की देखरेख में चुनाव हुआ। जिस प्रकार से हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग होता है, एक संवैधानिक संस्था होता है, उस प्रकार की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई, दिखावा किया गया और सेना ने जबरदस्ती वहाँ पर सत्ता को हथिया लिया। इसी प्रकार से चिली में भी हुआ, इसी प्रकार से म्यांमार में देखा आपने कि जब वो 1948 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद कुछ ही सालों में यानी 1968 में वहाँ पर सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और वहाँ की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया। और बाद में जब लोकतंत्र समर्थक नेता वहाँ की आंग सान सू की, जो कि म्यांमार की रहने वाली है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने दिल्ली में अपना अध्ययन किया, पढ़ाई की और उसके पश्चात लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के समर्थन में वहाँ पर आंदोलन चला। वहाँ पर उन्होंने एक राजनीतिक दल का गठन किया जिसका नाम है NLD, यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को 1990 में पूर्ण बहुमत मिला
यानी सरकार जब वहाँ निर्वाचन हुआ तो पूर्ण बहुमत मिला, उसके बाद भी सैनिक सरकार ने उनका तख्ता पलट कर दिया, उन्हें शासन नहीं करने दिया, उल्टे उनके घर के अंदर उनको नज़रबंद कर दिया, उनके समर्थकों को मारा पीटा गया और 8 से 10 लाख लोग वहाँ से पलायन कर गए। इस प्रकार से बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र कहने को था, लेकिन वो असली लोकतंत्र वहाँ पे लागू नहीं हो पाया। तो उसके बाद लोकतांत्रिक सरकारें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर शांति होता है, वहाँ पर शासन प्रशासन बेहतर ढंग से चलाया जाता है, वहाँ पर लगातार बैठकें होती है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है और सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आधार पर जो भी सही निर्णय होता है उसे लागू करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि उस प्रकार के सफल लोकतांत्रिक देशों में इस बात का हमेशा भय बना रहता है और जहाँ पर बहुदलीय प्रणाली होती है खास करके वहाँ इस बात का हमेशा डर बना रहता है कि अगर हमारी पार्टी ठीक से काम नहीं करेगी, हमें जो जनता ने सत्ता में दिया है तो अगली बार ये हमें सत्ता सुख या सत्ता भोग हमें नहीं मिल पाएगा और हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसी डर से वे अपना काम भी ठीक करते हैं और लोकतांत्रिक सरकारें भी ठीक से चलती हैं। बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बात है कि परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ी, क्या लोकतंत्र के बारे में क्यों परिभाषा की जरूरत पड़ी। तो जैसा कि जानते हैं इस अध्याय में ये वर्णन है कि नागालैंड में एक अध्यापिका मैटिल्डा लिंगडो थी जिन्होंने डेमोक्रेसी शब्द के बारे में बताया कि डेमोक्रेसी शब्द जो है कैसे आया। तो बच्चों ने बताया, वहाँ पे उन्होंने इस बात पर चर्चा किया कि डेमोक्रेसी या जो लोकतंत्र है ये कैसे बेहतर शासन प्रणाली कहा जाता है। तो जो सभी बच्चों ने और शिक्षिका ने जो आपस में बहस किया, विवाद किया, उसका सार तो यही निकल करके सामने आया कि डेमोक्रेसी में या प्रजातंत्र में ऐसे शासकों का चुनाव किया जाता है जो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से शासन करे, बढ़िया से शासन करे और देश को आगे बढ़ाने का काम करे और सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाए, खास करके वैसे लोगों के द्वारा जिनको कि वयस्क मताधिकार प्राप्त है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त व्यक्ति ही वोट देंगे और वोट दे करके जब वो सरकारों का चुनाव करेंगे, अपने नेताओं का चुनाव करेंगे, तो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से शासन करेंगे बढ़िया से और देश को प्रगति की राह पर ले जाएंगे। तो जैसा कि अब आता है कि सब सारा निर्णय के बाद सब जो एक निचोड़ निकाला गया तो उसमें निर्णय यही निकला, एक सरल परिभाषा लोकतंत्र का यही हुआ कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी वही कहा था कि डेमोक्रेसी इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो स्पष्ट है कि यहाँ भी यही कहा गया कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि आज के डेट में हमारे शासक कौन है? हमारे यहाँ शासन करते हैं, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार की बात होती है, राज्य सरकार की बात होती है, स्थानीय सरकार की बात होती है। तो सरकार हमारे यहाँ 3 स्तरों पर है, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, तीसरी हमारे स्थानीय सरकार। और आपने देखा होगा, चूंकि आप लोग जो चुनावी प्रक्रिया होते हुए देखते हैं कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में हमारे लोग ही हिस्सा लेते हैं, यानी वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, उनको 1 वोट देने का अधिकार प्राप्त है। और उसी प्रकार से राज्य सरकार में हम जो है MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको विधायक कहते हैं, विधायकों का चुनाव करते हैं। जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे झारखंड राज्य में 81 विधानसभा सीट है और 81 विधानसभा सीटों पर जब चुनाव होता है तब जिस पार्टी को बहुमत मिलती है, यानी 40 से ज़्यादा करीब 41-42 सीटें मिलती हैं, वही पार्टी सरकार बनाती है, उसी की मिलीजुली गठबंधन की सरकार बनाती है। तो वो जो सरकार बनती है वो मिल करके शासन चलाते हैं, वो लोगों का चुनाव, उन शासकों का चुनाव हम MP MLA मंत्रीगण को शासक कहते हैं।
और उनका चुनाव हम करते हैं और वो फिर हमारा शासन चलाते हैं। तो हम डेमोक्रेसी में शासक भी हैं और शासित भी हैं। उसी प्रकार से लोकसभा का चुनाव जब होता है वहाँ भी केंद्र में सरकारें बनती है। हम लोग पूरे देश में, हमारे देश को 543 लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। आप जैसा कि जानते हैं 2 मनोनीत भी होते हैं। उसी प्रकार उसमें भी 273 से ज़्यादा सीटें जिस पार्टी या जिस गठबंधन वाले दल को प्राप्त होता है उसी की सरकार बनती है और वो हमारे ऊपर शासन चलाते हैं। तो हमारे सांसद, हमारे MP, हमारे विधायक, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे राज्यपाल हम ही लोगों के बीच से होते हैं और वो हमारे ऊपर शासन चलाते हैं। तो कभी हमें शासन चलाने का काम मिलता है तो कभी हम शासित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शासकों का चुनाव लोग करते हैं। शासकों का चुनाव जब लोग करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे लोगों का चुनाव करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बेहतर ढंग से शासन चला सकें। अब ये हमने जब समझ लिया तो तब अब हमारे पास आता है कि लोकतंत्र की विशेषताएं। जैसा कि लोकतंत्र के बारे में आपने समझ लिया कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया, अब्राहम लिंकन साहब ने बता दिया आपको। एक सामान्य परिभाषा या सरल परिभाषा बताया कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया अच्छी तरह से कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। आप ये भी जानते हैं कि यदि किसी भी देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो वहाँ पर बेहतर शासन व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नेपाल में, इंग्लैंड में, जापान में जहाँ पर राजशाही शासन था यानी राजतंत्र था और वहाँ भी बेहतर ढंग से शासन प्रणाली नहीं किया गया और वहाँ भी बदलाव किया गया। आपने देखा पिछले अध्याय में पढ़ा कि 2005 में, 2006 में नेपाल में कैसे परिवर्तन हुए। जहाँ पर राजा ने सरकार को बर्खास्त कर दिया था, उसी को दूसरी बार जब सरकार ने राजा की शक्ति को कम कर दिया तो पता चला कि सबसे बढ़िया जो शासन व्यवस्था है वह लोकतंत्र ही है। अधिकतर विश्व के अधिकतर देश आज भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को पसंद करते हैं। इसका कारण है, इसका वजह है और जो इसका वजह है वही इसकी विशेषताएं हैं। तो हम लोग अब आगे जो अध्ययन करेंगे वो है कि लोकतंत्र की विशेषताएं। तो पहली लोकतंत्र की विशेषता है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सरकार कौन होती है, जिसको हम चुनते हैं, जिस MP, MLA यानी स्थानीय स्वशासन के लोगों को हम चुनते हैं, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो जब वो हमारे लिए कानून बनाते हैं तो जो भी फैसला चाहे देश के हित में हो, चाहे राज्य के हित में हो, चाहे स्थानीय स्तर के हित में हो, वो तमाम फैसले जो लिए जाते हैं वो निर्वाचित नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं। तो निर्वाचित नेताओं का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि जो निर्वाचित नेता होते हैं वही फैसला ले सकते हैं और निर्वाचित नेता जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए जनता से संबंधित, देश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैसलों पर अब निर्णय लेने का अधिकार यहाँ की नेताओं को है। इसलिए लोकतंत्र में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है या किसी बात पे, चाहे वो देश के हित से जुड़ा हुआ हो या कोई भी मामला हो जो देश के जनहित से जुड़ा हुआ हो या फिर शिक्षा से, स्वास्थ्य से, जन कल्याण से जुड़ा हुआ हो, इन तमाम फैसलों के लेने का जो हाथ है, जो जिसका अधिकार है वह है कि निर्वाचित नेताओं के हाथ में फैसला। दूसरी विशेषता हम देखते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आज एक विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में रहते हैं। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है। इसके लिए हमारे देश में एक संवैधानिक संस्था और इस संवैधानिक संस्था का नाम है निर्वाचन आयोग। जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, निर्वाचन आयोग को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्शन कमीशन।
तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और निर्वाचन आयोग दिल्ली में स्थित है। और निर्वाचन आयोग दो तरह के निर्वाचन आयोग हमारे देश में हैं। एक है संघीय स्तर पर, जो केंद्र स्तर पर जिसको कहते हैं वो है भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है वह हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA लोगों का, MLC लोगों का निर्वाचन ये कराती है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से लोगों का निर्वाचन कराता है। इतना ही नहीं, अब सवाल उठता है कि निर्वाचन आयोग के स्टाफ कौन होते हैं, कर्मचारी कौन होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो भी सरकारी सेवा में है, वो निर्वाचन आयोग के सरकारी कर्मचारी होते हैं और वो निर्वाचन आयोग के तरफ से काम करते हैं। इसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, हर राज्य में एक राज्य निर्वाचन होता है जो स्थानीय स्तर की सरकारों का निर्वाचन कराता है। जैसे खास करके आप जानते हैं कि हमारे झारखंड में नगर पालिका, नगर निगम शहरों में होता है, उसी प्रकार से गांवों में होती है पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें त्रिस्तरीय सरकार की बात की गई है। जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का निर्वाचन होता है 5 साल में। अपने ऐसा होते हुए अपने आसपास के क्षेत्रों में, जब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार पंचायत का चुनाव होता है। और यदि आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि नगर पालिका और नगर निगम के सरकार का चुनाव कैसे होता है, वो सरकारें कौन कौन से हमें लाभ पहुंचाते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप आगे के अध्याय में भी पढ़ेंगे। अब तो इस प्रकार से आपने देखा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला करने के लिए एक चुनाव आयोग होता है, जिसका प्रयास होता है कि जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ऐसे हों जो स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से, बिना कोई भेदभाव, बिना कोई बेईमानी के चुने जाए। आप कई बार देखते हैं कि कई जो नेता हार जाते हैं वो आमतौर पर आरोप लगाते हैं कि बूथ कैप्चरिंग किया गया, वोटों की गड़बड़ी की गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब था। इस प्रकार के कई जो है इल्जामात आप देखते हैं या आरोप लगाए जाते हैं जो कि गलत होता है। हमारा निर्वाचन आयोग कभी भी इस प्रकार की बेईमानी नहीं करता और हमारे देश में एक सफल लोकतंत्र है, उसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है या श्रेय जाता है वो भारत के निर्वाचन आयोग को जाता है। उसके बाद तीसरी विशेषता हम देख रहे हैं बच्चों, ये है एक व्यक्ति और एक वोट एक मोल। हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में स्पष्ट वर्णन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या लिंग के हों, जो भी जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है, उन लोगों को व्यस्क मताधिकार, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्राप्त होगा। यानी हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वंश, मूल से संबंध रखता हो। तो और सबों के वोट का वैल्यू बराबर होता है, चाहे वो वोट हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति डालने जाए या हमारे देश का एक रिक्शा चलाने वाला मजदूर भी वोट डालने जाए, दोनों के वोटों का एक नहीं कि एक का 100% है तो दूसरे का 2%, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों लोगों के मतों का मूल्य बराबर है, एक वोट तो एक वोट, सबके वोट का मान बराबर है, अधिमान बराबर है। इसलिए कहा गया है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता है कि हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार मिलता है और उसके मतों का मूल्य भी बराबर होता है। अब हम जो चौथी विशेषता देख रहे हैं बच्चों, वह कानून का राज एवं अधिकारों का आदर। हमारे देश में कहा गया कानून का राज, यानी जानते हैं कि जहाँ हमारे देश में सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारी जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वह कोशिश करती है कि कानून का राज हो। आप जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आपको मालूम होगा कि विधायिका
जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, विधायिका का काम है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करवाना और न्यायपालिका का काम है कानून तोड़ने वाले को दंडित करना। तो हमारे यहाँ यह कानून का राज है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने हर कोई व्यक्ति बराबर हो, चाहे वो कितनी भी बड़े ऊंची हस्ती का हो या एक साधारण परिवार का हो। न्यायालय जब निर्णय देता है तो उसमें ये देख कर नहीं देता है कि फला व्यक्ति उच्च पदाधिकारी है या उच्च वर्ग का रहने वाला है या नेता है या समाज में उसकी स्थिति उच्च है। इस आधार पर हमारे देश में न्याय नहीं बल्कि न्याय निष्पक्ष रूप से देने का कोशिश किया जाता है, जिसे कहते हैं कानून का राज एवं अधिकारों का आदर। हर किसी के अधिकार का लोग आदर करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं म्यूचुअल रेस्पेक्ट, यानी परस्पर आदर, एक दूसरे का सम्मान। हमारे देश में सभी लोग कोशिश करते हैं लोकतंत्र में कि एक दूसरे का अधिकार, एक दूसरे का आदर हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी सामाजिक स्थिति में हो या छोटी से छोटी सामाजिक स्थिति में हो, हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर होता है, इसलिए सबों को बराबर अधिकार दिया गया है। बच्चों, अब हम लोग जो पांचवी विशेषता के बारे में जानना चाहेंगे वह है स्वतंत्र न्यायपालिका। आप जानते हैं, मैंने बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें सबसे निचला अंग है और तीसरा अंग है न्यायपालिका, वो भी स्वतंत्र न्यायपालिका। आज भी हमारे देश में लोग न्याय प्रणाली में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र में न्याय प्रणाली में विश्वास करने की हमें बाध्यता होती है। हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं अंग्रेजी में, जो दिल्ली में स्थित है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका है। वह किसी के मामले में कभी भी पक्षपात नहीं करता बल्कि निष्पक्ष रूप से फैसला दिया जाता है। उसके बाद आता है लिखित या अलिखित संविधान। प्रायः देखा जाता है कि लोकतंत्र में जो शासन प्रणाली होती है वो परंपरा पे नहीं बल्कि लिखित या अलिखित संविधान के आधार पर चला जाता है। अधिकतर देशों में एक लिखित संविधान है और उसी संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसके द्वारा पूरे देश की शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चला जाता है। हमारे देश में भी एक विशाल विस्तृत लिखित संविधान है और उसी संविधान के तहत हमारा लोकतंत्र सफल है और शासन चला जाता है। यही कारण है कि इतने साल आज़ादी के बाद भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, आज संविधान को लागू हुए 70 साल से भी ज़्यादा समय गुजर चुका है, फिर भी हमारे देश में लोकतंत्र वटवृक्ष की भांति फैलता जा रहा है। आज लोकतंत्र भारत में बहुत सफल है। यही कारण है कि आज कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो बच्चों, ये थी लोकतंत्र की विशेषताएं जो आपने समझ लिया। अब आगे हम एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। हम क्या देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई जो एक लक्ष्मण रेखा होती है उसी के भीतर ही काम करती है। तो लोकतंत्र की परिभाषा के सारांश से अगर हम जाते हैं तो है कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से एक सरल परिभाषा। अब आगे प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र ही क्यों? जैसा कि हम जानते हैं कि सभी शासन प्रणाली से लोकतंत्र को बेहतर समझा जाता है क्योंकि इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, स्वतंत्र फैसले लिए जाते हैं और मीडिया कर्मी वगैरह सभी का योगदान होता है। लोकतंत्र के गुणों पर अगर हम चर्चा करें तो देखते हैं कि हम लोकतंत्र की शासन प्रणाली जो है इसमें गुण ही गुण है क्योंकि सभी फैसले बहुमत से लिए जाते हैं और यह देखा गया है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए जाते हैं और सभी लोगों को शासन करने या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलता है। सभी लोगों को
इसमें राजनीतिक शिक्षा मिलती है, लोकतांत्रिक शिक्षा मिलती है, जो आगे की राजनीतिक प्रक्रिया में उसका लाभ मिलता है। उसके बाद हम जानते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। लोकतंत्र अच्छा शासन रहने के बाद भी कुछ लोगों ने इसके खिलाफ भी तर्क दिए। जैसे पहला जो तर्क है वह है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते, इससे अस्थिरता पैदा होती है। प्रायः देखा जाता है चुनाव के बाद चुनाव या बीच में ही चुनाव, जिसको मध्यावधि चुनाव भी कहते हैं, इसमें सरकारें बदलती रहती हैं। सरकारें जो बदलते रहती हैं तो स्थायी रूप से शासन नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है कि देश की प्रगति नहीं हो पाती। उसके बाद आता है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई, सत्ता का खेल है, नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। जैसा कि वर्तमान लोकतांत्रिक परिदृश्य में, राजनीतिक परिदृश्य में या इस परिप्रेक्ष्य में जो हमें देखने को मिलता है वो आज बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति की जा रही है। प्राय देखा जाता है राजनीति के नाम पर लड़ाई झगड़ा का खेल होता है, सत्ता का खेल होता है, नैतिकता का लोप होते जा रहा है। प्राय देखने को मिलता है कि रात में कोई दूसरी पार्टी में थे, दिन में किसी दूसरी पार्टी में चले गए। धन लोलुपता के कारण, पद लोलुपता के कारण लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चल जाते हैं। तो इस तरह की खामियां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में देखी जाती है। उसके बाद तीसरी इसकी खामियां है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। प्राय देखा जाता है कि राजनीतिक प्रक्रिया में, जिसको क्या कहते तरह से लाल फीताशाही कहते हैं, इसमें काफ़ी चर्चा होती है, मामला फाइलों में पड़ा रहता है, काफ़ी देर बहस होने के बाद ही बहुत देर में कोई निर्णय मिल पाता है, और जब वह निर्णय मिलता है तब शायद उसकी प्रासंगिकता भी बहुत कम हो जाती है। चौथी बात है कि चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। प्राय देखा जाता है कि नेता जो चुने जाते हैं उन्हें मालूम ही नहीं कि हमें क्या करना है, लोगों के कौन सा भलाई का काम करना है, जिसके कारण भी हमारी जो राजनीतिक स्थिति है वो खराब होती है और लोकतंत्र जो है वो दागदार होता है। लोकतंत्र के विरुद्ध जो चौथी तर्क है वह कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निर्वाचन में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, चुनाव लड़ने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, जिसके कारण जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करके जीतेगा वो निश्चित रूप से यह प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहेगा और इसकी परिणति होगी, इसका परिणाम होगा भ्रष्टाचार में वृद्धि। पांचवी बात है कि सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। कहते लोकतंत्र में बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, जो जानकार नहीं हैं, जिसके कारण उनको पता ही नहीं चल पाता है कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें क्या अच्छाई है या क्या बुराई है। ये लोकतंत्र के खिलाफ जो है वह तर्क दिया गया है, तो इसलिए पता चलता है। अब लोकतंत्र के पक्ष में हम लोग यदि तर्क देते हैं, अब जो बात का अध्ययन करने जा रहे हैं हम लोग लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, तो एक देखते कि जवाब देश शासन लोकतंत्र का होता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 1958 से 1961 के बीच में चीन में भयंकर अकाल पड़े थे, जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, और उसका लापरवाही एक कारण था। वहाँ की जवाबदेह सरकार ने थी, मीडिया जवाब दे रही थी, लोग जागरूक नहीं थे, और जन जागरूकता की कमी होने के कारण और सरकार की इच्छा शक्ति कमी होने के कारण इतने ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई।
यही बात भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में होता तो निश्चित रूप से इसमें मीडिया इस मामला को उठाती और विपक्षी दल उठाते। तो चूंकि चीन में एक दलीय शासन है तो वहाँ विपक्ष उस तरह के सशक्त मजबूत नहीं होता जो उस तरह के मुद्दों को उठाए, और हमारे देश में ऐसी बात नहीं है। तो इसके कारण भी हम देखते हैं कि लोकतंत्र एक बहुत ही बढ़िया शासन प्रणाली है। अगली बात है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। शासन का सबसे ज़्यादा जवाबदेही वाला स्वरूप होने के कारण अन्य किसी दूसरी प्रकार की शासन प्रणाली से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बेहतर शासन प्रणाली है। उसके बाद है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र हमें बढ़िया से बढ़िया निर्णय लेने का मौका देता है क्योंकि आप जानते हैं कि अब बहुमत के द्वारा शासन किया जाता है, बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो निश्चित रूप से जब ज़्यादा लोग इसमें निर्णय लेंगे, इस निर्णय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी होगी तो बेहतर निर्णय निकल करके सामने आएगा। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। कई बार हमने देखा है कि कोई बात को, चाहे धर्म की बात हो या समाज में अन्य किसी मामले की बात होती है और टकराव की स्थिति पैदा होती है, तो लोकतंत्र में इन टकरावों को मिल बैठ करके और सर्वसम्मति से आसानी से फैसला कर लिया जाता है। और तानाशाही शासकों में ऐसी बात नहीं होती, उसमें गलती करने वालों पर और जुर्म किया जाता है, जिसके कारण उसका जो उल्लास होता है, उसका जो उत्साह होता है वो टूट जाता है। जबकि प्रजातांत्रिक देशों में, लोकतांत्रिक देशों में इस तरह की बातें नहीं होती हैं। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र लोगों का सम्मान बढ़ाता है। जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, लोग मिलजुल करके काम करते हैं। जब देश प्रगति करता है, आगे बढ़ता है, तो इससे लोगों का सम्मान भी बढ़ता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से ठीक है क्योंकि इसमें हमें गलती को ठीक करने का मौका मिलता है। जब भी हम कोई गलती करते हैं तो इसमें हमें एक बेहतर ढंग से काम करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक बेहतर शासन प्रणाली व्यवस्था है अन्य शासन प्रणालियों के दृष्टिकोण से। अब हम लोग जिस बात पर चर्चा करेंगे वो है लोकतंत्र का बेहतर अर्थ। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो बहुत ही बेहतर शासन व्यवस्था है। इसमें जन भागीदारी होती है, इसमें जनता को नागरिक शिक्षा दी जाती है, राजनीतिक शिक्षा दी जाती है और सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, मिलजुल करके लिए जाते हैं। सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, संस्कृति या मूल वंश से संबंध रखता हो, लिंग से संबंध रखता हो। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जो वट वृक्ष की भांति पूरे विश्व में फैलती जा रही है और आने वाले समय में पूरा विश्व लोकतंत्र का सम्मान करेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बच्चों, अब आप लोगों को मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया, इसी से रिलेटेड है। और यह प्रश्न मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आगे जो भी परीक्षाएं हों उसमें आपको काम आए। तो मेरा पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी है? किस व्यक्ति ने लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी है, उनका नाम बताना है। फिर से एक बार सुन लिया जाए कि लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी है। दूसरा प्रश्न है लोकतंत्र के पक्ष में 4 तर्क दें। लोकतंत्र के पक्ष में 4 तर्क दें, यानी 4 तर्क देना है जो लोकतंत्र को अच्छा शासन बताता है। तीसरा है लोकतंत्र के विपक्ष में 4 तर्क दें, यानी आपको बताना है कि लोकतंत्र अच्छा शासन नहीं है तो उसके विपक्ष में आपको 4 तर्क देना है। लोकतंत्र के विपक्ष में 4 तर्क दें। प्रश्न 4 है कानून का शासन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 4 है कि कानून के शासन से आप क्या समझते हैं? क्या आपने सुना होगा
कानून के समक्ष समानता, तो इससे आप क्या समझते हैं? अगला है, भारत में निर्वाचन कौन सी संस्था कराती है? भारत में निर्वाचन करवाने का दायित्व कौन सी संस्था की है? इसलिए यह प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन कौन सी संस्था कराती है। इसी प्रकार से छठा प्रश्न है कि चीन में किस वर्ष भयंकर अकाल पड़ा था? आपने सुना होगा कि चीन में करीब 3 करोड़ लोग मारे गए थे, भयंकर अकाल पड़ा था। तो यहाँ पर प्रश्न है कि चीन में किस वर्ष भयंकर अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी अंग्रेजी में कहते हैं इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो इससे आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न है 7 नंबर। 8वें नंबर का प्रश्न है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र चाहिए? फिर से एक बार दोहरा लूं मैं। 8वां प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र चाहिए। उसके बाद प्रश्न 9 संख्या 9 है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट आप जानते होंगे, जिसका नाम आपने सुना होगा, वह कौन से जगह पे स्थित है, कौन से स्थान पर स्थित है, कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो ये प्रश्न 9वां था। और प्रश्न संख्या 10 है, वर्तमान में झारखंड में कितने विधानसभा सीटें हैं? इस अध्याय में मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो इस प्रश्न का भी जवाब देना है कि वर्तमान में झारखंड में कितने विधानसभा सीटें हैं। और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।